हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दिशा सक्सेना और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो से आपकी 8th क्लास की एनसीईआरटी का पॉलिटी का सेकंड चैप्टर कवर होगा। ये टॉपिक आपकी यूपीएससी के प्री और मेंस एज वेल एज स्टेट पीएससी के प्री और मेंस में आने वाला टॉपिक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि इसी से हम आगे की पॉलिटी समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमारा एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारी कंट्री के लिए। आज हम देखेंगे इस चैप्टर में कि क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, कौन कितने आर्टिकल्स, कितने पार्ट, कितने शेड्यूल, कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या क्या हमारे पास राइट्स हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन्ड है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। वाई डज अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन? कंट्री को ज़रूरत क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन की? एक कंट्री के पास अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, क्या दिक्कतें आ जाएंगी? तो हम पहले इसके सब पॉइंट देख लेते हैं। वाई डज अ कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स, वाई डज अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट पॉइंट इज अ फंडामेंटल नेचर ऑफ अ सोसाइटी। फंडामेंटल नेचर ऑफ अ सोसाइटी इट मीन्स कि एक सोसाइटी में या एक कंट्री में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। अलग अलग रिलीजन होते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग होते हैं, हर कोई अलग लैंग्वेज बोलता है, हर किसी की जो फैमिली में रिचुअल्स होते हैं वो अलग होते हैं, हर चीज़ें अलग चलती है। अब उन सब अलग लोगों को एक साथ लाना, एकजुट रखना, यूनिटी बनाए रखना, हमारी कंट्री में पीस मेंटेन रखना, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर दो लोग होंगे तो हर किसी, वो ज़रूरी नहीं कि उन दोनों का जो भी ओपिनियन हो किसी भी चीज़ को लेके वो सेम हो। दोनों का सोचना किसी भी चीज़ को लेके ऑब्वियस सी बात है अपोजिट ही होगा। दो रिलीजन के लोग हैं, अगर एक जन को लग रहा है कि ये चीज़ सही है क्योंकि वो उसके रिलीजन से है, लेकिन दूसरे वाले को लग रहा है कि ये गलत है क्योंकि वो उसके रिलीजन को हार्म कर रहा है कहीं ना कहीं, या हम कम्युनिटी बोल ले या कास्ट बोल ले, किसी भी बेसिस पे हम चीज़ बोल लें, तो उन सब डाइवर्सिटी को एकजुट रखना, इक्वालिटी को मेंटेन रखना इसलिए ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि हर किसी को इक्वल रखना है, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए आपके पास कि आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सके, आपको कोई रोके ना, आपके उन रिचुअल्स को प्रैक्टिस करने से कोई रोके ना। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट इज द पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम क्या हो जाता है, हमने जैसे देखा है कि हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है, राइट? डेमोक्रेसी मीन्स व्हेन द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, और वो रिप्रेजेंटेटिव जाके फिर गवर्नमेंट क्रिएट करते हैं और पार्लियामेंट में बैठ के हमारे लिए लॉज क्रिएट करते हैं, राइट? अगर वो जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है, गवर्नमेंट आई है, अब उनको हमने पावर तो दे दी इतनी कि आप हमारे लिए लॉ बनाइए, हमारे लिए आप चीज़ें करिए, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो गवर्नमेंट उस पावर का मिसयूज़ करे। ऑब्वियसली बात है, किसी के पास पावर होगी तो वो उसका कभी तो ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी कि वो उसका मिसयूज़ करेगा। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि हमारी गवर्नमेंट जो है अब उसका मिसयूज़ ना कर पाए, उसको ध्यान में रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। क्योंकि उनकी जो पावर है हमारी गवर्नमेंट की, हमारे जो मिनिस्टर्स, पीएम, प्रेसिडेंट, उन सब की पावर कहाँ से डिराइव होती है? कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उनको उसी हिसाब से चलना होगा। अगर उनने उसके अगेंस्ट काम किया तो उनको हटा दिया जाता है। जैसे कि प्रेसिडेंट का भी इम्पीचमेंट होता है, रिमूवल हो जाता है, मतलब उन्हें उनके टेन्योर के पहले ही 5 साल से पहले ही जब हटा दिया जाए उसको कहते हैं इम्पीचमेंट का प्रोसीजर। वो कब हटते हैं? जब उनने अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके कुछ काम किया, ऐसी कुछ चीज़ें ले आई हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी पावर डिराइव नहीं है बट स्टिल उनने किया हो अपनी मर्जी से, तो वो चीज़ें आती हैं, वो ये बताता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी मेंटेन करता है कि कोई पॉलिटिकल सिस्टम, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट किसी भी तरीके से अपनी पावर का मिसयूज ना करे। ओके, तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। पहला क्या था? फंडामेंटल नेचर, यूनिटी, इक्वालिटी, कंट्री में पीस बनाए रखना। दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारे पे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी जो पावर्स है उसका मिसयूज ना कर पाए, इसलिए हमने पॉलिटिकल सिस्टम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। थर्ड पॉइंट इज डोमिनेशन ऑफ एनी ग्रुप। किसी भी ग्रुप का डोमिनेशन नहीं होना चाहिए इंफीरियर पे, ये है यहाँ पे, डोमिनेशन ऑफ एनी ग्रुप नहीं हो किसी भी तरीके से। पहले के टाइम में हम देखें तो बहुत ज़्यादा एक ग्रुप जो है डोमिनेट करती थी अपने से छोटों को, राइट? जैसे कि एग्जांपल्स वेरी कॉमन हम देख लेते हैं तो अनटचेबिलिटी का जो था,
मतलब जो लो कास्ट पीपल थे उन पे हाई कास्ट पीपल बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। उन्हें मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा है, उन्हें पब्लिक वेल से पानी नहीं लेने दे रहे हैं, या जो उन्हें बेसिक राइट है वही नहीं दिया जा रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रही है, या जो पॉलिटिकल सिस्टम में घुसने का होता है डिसीजन मेकिंग उसमें उनको पार्ट नहीं है, एजुकेशन का राइट नहीं है। तो ये कैसे चलेगा? ऐसे थोड़ी होता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फंडामेंटल नेचर जो हमारी डाइवर्सिटी है उधर पे इक्वालिटी लाएं, और वहीं अगर हम उधर पे इक्वालिटी ले आए लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरीके से जो है अनटचेबिलिटी चल रही है या डोमिनेशन है किसी ग्रुप का, तो वो सही रहेगा नहीं। इक्वालिटी मतलब हर किसी को एक साथ रखना, तो उस चीज़ का भी मेंटेन करना कि कोई भी ग्रुप डोमिनेट ना करे अपने से छोटों का। इसलिए ये बनाया गया है कि माइनॉरिटी ग्रुप, लोअर कास्ट पीपल, इन लोगों पे डोमिनेशन ना हो किसी भी तरीके का। हमारे यहाँ पे इवन आर्टिकल 29 एंड 30 टॉक्स अबाउट दिस ओनली, कि जो माइनॉरिटी पीपल हैं वो अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपने रिचुअल को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इन लोग के लिए रिजर्वेशन है कि एटलीस्ट इन लोग को अपने आप को ऊपर लाने का मौका मिले, क्योंकि हम पास्ट में अगर इनकी हिस्ट्री देखें दे आर जस्ट बिलो एवरेज। उन लोग की कोई मतलब फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, एजुकेशनली वो लोग स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमने सपोर्ट देने के लिए उनको ये चीज़ करी, उनको रिजर्वेशन दिए। लोअर कास्ट पीपल के लिए भी हमने SC ST के लिए रिजर्वेशन बनाया, वो भले ही किसी गवर्नमेंट की सीट पे हो या एजुकेशन सिस्टम पे हो या गवर्नमेंट जॉब पे हो, उन चीज़ों पे हमने बनाया। क्यों चीज़ें दी? उन्हें एक हेल्प देने की कोशिश की हमने, जिससे कि वो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या उनका जो एक काफ़ी टाइम से डोमिनेशन चल रहा है हाई कास्ट पीपल से का उन पे, वो ख़त्म हो सके। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये हो गया कि किसी भी ग्रुप का डोमिनेशन ना हो, टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ। फोर्थ पॉइंट इज टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ। साउंड्स वियर्ड ना, कि खुद को खुद से कैसे बचाएं? कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये कैसे हेल्प कर रहा है कि हम खुद को बचाएं खुद से? इसका मतलब ये है, इस सेंस में है कि बहुत बार ये होता है कि लोगों के दिमाग में आता है कि यार जो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, कोई गवर्नमेंट आई है और वो बहुत ज़्यादा करप्शन कर रही है, कहीं ना कहीं टैक्सेस के फॉर्म में बहुत ज़्यादा ले रही है, या कुछ भी बोल लो, कोई सब्सिडी आ रही है, स्कीम आ रही है गरीबों के लिए, लेकिन वहाँ से पैसा गरीबों के पास नहीं रहा, लेकिन मिनिस्टर्स के पास जा रहा है, करप्शन हाई लेवल का हो रहा है। तो उस टाइम पे लोग क्या सोचते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी है ना ये ख़त्म हो जानी चाहिए, कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा तो मोनार्की आ जाए, डिक्टेटरशिप आ जाए या मिलिट्री रूल आ जाए, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि डेमोक्रेसी में रह के भी क्या फ़ायदा, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। क्या हो रहा है? सिर्फ करप्शन हो रहा है, पैसा कमा रहे हैं कौन लोग? सिर्फ मिनिस्टर, उन्हीं के पास पैसा जा रहा है। ये जब चीज़ें दिमाग में आने लगती है ना सिचुएशन को देखते हुए, तो हम चाहते हैं कि बस मिलिट्री रूल आ जाए या हिटलर जैसा कोई डिक्टेटरशिप आ जाए। ये चीज़ें हम चाहते हैं कि हम बस यहाँ पे कंट्री में यहाँ पे बम फोड़ देते हैं, वहाँ बम फोड़ देते हैं, न्यूक्लियर बम कर देते हैं। ये सारी जो चीज़ें जब थॉट आने लगते हैं ना, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन आया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इट्स आर बेसिक स्ट्रक्चर। हमारे पे बेसिक स्ट्रक्चर में मेंशन्ड है कि जो डेमोक्रेसी का फॉर्म है, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आप उसको हटा नहीं सकते। ओके, ये समझ में आया। फोर्थ पॉइंट कि क्या है कि लोगों का जो वो थॉट प्रोसेस होता है ना, उस चीज़ को ख़त्म करना। इवन गवर्नमेंट को भी ये चीज़ देना कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। एक और बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट है। फर्स्ट है फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी, इक्वालिटी रखना, डाइवर्सिटी को मेंटेन रखना। सेकेंड पॉइंट इज पॉलिटिकल सिस्टम की जो डेमोक्रेसी आई है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो आए हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करें, अपनी मन मर्जी से कुछ भी चीज़ें ना करें। Third point is there should be no domination of any group over minorities, over lower caste people, no one. And the fourth point is to save us from ourselves, from our thought process कि हमें dictatorship चाहिए, नहीं चाहिए democracy, वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये चीज़ें बताता है। ये कुछ पॉइंट्स हो गए। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल में कि क्या NCERT में इन सब चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन किया। Why does a country need a constitution? हमने भी पहले बेसिक पॉइंट्स देख लिए हैं, हम एक बार रीडिंग कर लेते हैं इसकी। Today most countries in the world have a constitution. While all democratic countries are likely to have constitution, it is not necessary that countries that have constitution are democratic. The constitution serves several purpose. आज के टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज के पास कॉन्स्टिट्यूशन है। एक चीज़ आ गई कि अगर
वहाँ पे डेमोक्रेसी है, अगर कोई कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है, तो उसके पास डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा। अगर वो डेमोक्रेटिक है तो कॉन्स्टिट्यूशन होना कंपलसरी है, मतलब होता ही है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन है बट ये ज़रूरी नहीं है कि उनके वहाँ पे डेमोक्रेसी हो। यही लिखा है, while all democratic countries are likely to have constitution, it is not necessary that countries that have constitution are democratic. ये चीज़ें कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट्स में पूछी जा सकती है एज अ फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। तो ये ध्यान रखिए कि अगर डेमोक्रेटिक है सोसाइटी तो ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो सकता है कि मोनार्की डिक्टेटरशिप हो लेकिन उनने फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा हो। ओके, next point is, first it lays out certain ideas that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in, or put another way, constitution tells us what are the fundamental nature of society. एक तरीके से कि कैसे एक सेंट्रल आइडिया, कैसा ह्यूमन बीइंग, एक इंडिविजुअल कैसे रहना चाहता है, उसको क्या चीज़ें चाहिए अपनी कंट्री में, उस चीज़ को बताता है। फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी, उस डाइवर्सिटी को मेंटेन करना। ओके, अ कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। वही फंडामेंटल नेचर वाले पॉइंट का ये डिस्क्रिप्शन है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती हैं, शेयर डिफरेंट बिलीव्स बट मे नॉट नेसेसरीली एग्री ऑन ऑल इश्यूज। बट ज़रूरी नहीं है कि सब हर इशू पे एग्री करें, कोई ना कोई डिसएग्री होगा। A constitution serves as a set of rule and principle that all person in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. Constitution help करता है। Okay, what is a constitution? पहले बताते थे। Constitution is a set of written rules and regulations of a country. एक डॉक्यूमेंट है जिसमें रिटन फॉर्म में रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं कि कैसे कंट्री चलेगी, गवर्न होगी, वो चीज़ें। यहीं पे ये पॉइंट बता दे, कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन लिव इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन ऑन द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री to be governed. This includes not only the type of the government but also an agreement on certain ideas that they all believe the country should uphold. Also the government की कैसी government work करे। एक एग्जाम्पल दिया है थ्रू contrasting situation of recent past of Nepal and country that borders India on. ओके, नेपाल की यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में, वो देख लेते हैं कि है क्या। रिसेंटली नेपाल वॉज अ मोनार्क अंटिल रिसेंटली, अभी तक जो था, अभी तो डेमोक्रेटिक है, ऑल्दो उससे पहले वहाँ पे मोनार्की थी। The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. 1990 तक यही चीज़ चल रही थी कि वहाँ पे किंग का रूल था, मोनार्की थी। हम देख रहे डेमोक्रेसी नहीं थी उधर पे, कॉन्स्टिट्यूशन तो था उधर पे, देख लिया एग्जाम्पल देखा। कॉन्स्टिट्यूशन है बट ज़रूरी नहीं डेमोक्रेटिक हो, कॉन्स्टिट्यूशन है बट क्या है, मोनार्की है वहाँ पे नेपाल में, मतलब पहले थी। एग्जाम्पल बता रहे हैं, A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to powers of the king. काफ़ी सारे पीपल मूवमेंट हुए नेपाल में टू फॉर सेवरल डिकेड्स, जिससे जो मोनार्की का सिस्टम है वो ख़त्म हो। इंडिया में भी जब ब्रिटिश राज चल रहा था तब हमारे यहाँ पे भी काफ़ी सारे मूवमेंट्स हुए थे, लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था, वही चीज़ है। वैसे ही नेपाल के लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया, फ्रीडम मूवमेंट चलाई कि हमें किंग से के द्वारा रूल नहीं होना है, हमें चाहिए डेमोक्रेसी, हमारे द्वारा इलेक्टेड पर्सन चाहिए हमें। ओके, द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश, वो चाहते थे कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए, उसमें लिखा जाए मोनार्की की जगह डेमोक्रेसी। The reason that they did not want to continue with the previous constitution reflect ideas of the that okay, इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है मोनार्की के बारे में वो उसे हटा दिया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये चीज़ कंटिन्यू हो, इसलिए वो लोग लड़ रहे थे। ओके, एक एग्जांपल दिया है फुटबॉल का, कोई भी गेम ले लो, क्रिकेट ले लो, वॉलीबॉल ले लो, बैडमिंटन ले, हर किसी के सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। वैसे ही हमारी कंट्री के हैं, किस में लिखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। ओके, फुटबॉल में आ जाता है कि कुछ रूल लिखे हैं, उसमें मतलब एक एक्सेप्शन बता देती हूँ। ऐसा होता है कि फुटबॉल में जैसे होता है ना कि बाकी लोग आई मीन लोग जो भी मतलब प्लेयर्स हैं वो सब पैरों से ही बॉल को इधर उधर करेंगे,
जो पास करेंगे, बट जो गोलकीपर है ही कैन यूज हिज हैंड्स, उसको पकड़ने में, बॉल को पकड़ने में वो अपने हैंड्स का यूज कर सकता है, दैट्स एन एक्सेप्शन। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ एक्सेप्शन दिए हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हर चीज़ में एक्सेप्शन दिए कि हाँ इन लोगों पे अप्लाई होगा, इन पे नहीं होगा, ऐसी चीज़ें बताई हैं। The game altogether, Nepal by moving from monarchy to democratic country needs to change all its consecutive rule। अब monarchy से democratic तक जाना है तो उसके सारे basic rule तक change करने होंगे, यानी कि पूरा एक तरीके से नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना होगा, क्योंकि एक नई तरीके से नई सोसाइटी बन रही है। दैट इज वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है? टू डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। कंट्री में कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है? नेपाल में बता रहे थे कि पहले तो रूल हो रहा था किंग से, लेकिन वो क्या चाह रहे थे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आए, प्राइम मिनिस्टर आए, प्रेसिडेंट आए, डेमोक्रेसी आए। In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf. However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, and the constitution usually provides safeguards against this. गवर्नमेंट को हमने पावर दे दी, बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस होते हैं कि वो गवर्नमेंट जो है उस पावर का मिसयूज़ करे, अपनी या तो अपने लोगों के लिए ही काम करे, एक कम्युनिटी को उन्होंने पकड़ लिया, बस इसी के लिए काम करेगी वो, और किसी पे ध्यान ही नहीं दे रही, उसे मतलब ही नहीं है, बाकी मर रहे हैं, जी रहे, कुछ मतलब नहीं है, उस चीज़ को ना करते वो चीज़ वो ना करे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि आपकी ये पावर है, आपको सब पे ध्यान रखना है, आपको इस फॉर्म में कोई लॉ लाना है या इस तरीके से आप कोई नया लॉ ला सकते हैं। आपको जब लॉ ला रहे हैं तो आपको फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाना होगा। ऐसे उन्होंने बता दिया जिससे कि मिनिस्टर्स मिसयूज ना कर सके अपनी पावर का। In democratic societies, the constitution offers lays down that guard against the misuse of the authority by our political leaders. Okay, misuse ना कर सके वो हमारे constitution में लिखा गया। Indian constitution guarantees the right to equality to all persons, says that no citizen can be discriminated against on grounds of religion, race, caste, gender and place of birth. Indian constitution ये गारंटी करता है कि किसी भी करके डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी ग्रुप का डोमिनेशन ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी बेसिस पे रिलीजन हो, रेस हो, जेंडर हो, कास्ट हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, किसी भी बेसिस पे ना हो। ये हमारे आर्टिकल 2 हैं, फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल आर्टिकल 15 और 16 यही बता रहे हैं हमें कि 15 में लिखा है कि आप जो है किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, और 16 में है कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे, तो आप नहीं कर सकते किसी को पे डिस्क्रिमिनेशन। मतलब ये 2 हैं। वैसे तो जो फ्रीडम को लेके हैं डिस्क्रिमिनेशन ना, वो 14 से 18 तक बात करते हैं। 17 में बताते हैं कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, एंड 18 में है अबॉलिशन ऑफ the titles. Article 14 talks about that everyone is equal before law, हर कोई equal है law के आगे, equal protection of law and equal protection of law, ये चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। The right to equality is one of the fundamental right guaranteed by the, हमने इसके आर्टिकल भी अभी देख लिए। Another important function क्या है? Dominant group does not use its power against other less powerful people or groups। तीसरा पॉइंट क्या है? किसी भी डोमिनेशन ना हो किसी भी ग्रुप का किसी और के ऊपर। Another reason why we have a constitution precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of a minority। जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी के ऊपर ना आए, वो जो काफी टाइम से चला रहा था वो चीजें ना हो, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन आया है। इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन भी चलता है, इवन इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन भी चलता है। खुद की कम्युनिटी में तो चलिए चल रहा है, इवन दूसरों की कम्युनिटी, इंटर कम्युनिटी, एक कम्युनिटी ए है, एक कम्युनिटी एक बी है, उनके बीच में डोमिनेशन। एक ए कम्युनिटी है, ए कम्युनिटी के अंदर ही अंदर डोमिनेशन चल रहा है, जैसे हिंदू में होता था। लोअर कास्ट पीपल भी तो हिंदू ही थे, लेकिन फिर भी हिंदू अपर कास्ट वाले उन पर अपना डोमिनेशन दिखाते थे। इंटर डोमिनेशन एंड इंट्रा डोमिनेशन रिलीजन के बेसिस पे हमने सेक्युलरिज्म पे डिस्कस किया है। थर्ड है why we need a constitution is to save us from ourselves।
फोर्थ पॉइंट क्या है, टू सेव अस फ्रॉम ourselves. Similarly, the constitution helps us to against certain decision that we might take that have an adverse effect. जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट हो सकता है एकदम लार्ज पर्सपेक्टिव में. हम तो सोच रहे हैं कि छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्टेटरशिप आ जाए, बेटर मोनार्की आ जाए, भाड़ में जाए पार्लियामेंट्री सिस्टम, नहीं अच्छा लग रहा हमें. उन्हें ये नहीं दिख रहा कि लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होगा. आपके पास एकदम बेसिक राइट भी नहीं होंगे, फिर क्या होगा वो चीज़ें. For example, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right. जो मैंने पॉइंट बताया था वही लिखा है यहाँ पे, तो मैं भी इसको कंटिन्यू कर रही हूँ रीड करना. Swept by this emotion, they might not realize that in the long run, dictatorial यानी कि लॉन्ग रन में जो डिक्टेटरशिप है वो उनके कितने ज़्यादा उनके जो इंटरेस्ट है, बेसिक इंटरेस्ट को भी हार्म पहुँचा देगा. A good constitution does not only allow these whims to change its basic structure, it does not allow for these easy overthrow of the provision that the guarantee rights of the citizen, protect the. Okay, ये कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि आप हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते. बेसिक स्ट्रक्चर की जो पहली बार बात हुई थी ना, वो हुई थी केशवानंद भारती केस में. केशवानंद भारती केस में पहली बार बात की गई थी अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर, कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकते. एज सच जो बेसिक स्ट्रक्चर का पॉइंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट इन रेगुलर इंटरवल सुप्रीम कोर्ट बताता है कि ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, ये है, आप इसको नहीं चेंज कर सकते. ये चीज़ें हैं, ठीक है. हमें समझ आ गया क्यों है ज़रूरी कॉन्स्टिट्यूशन. अभी तक हम अब आगे देख लेते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन, द की फीचर्स. The Indian Constitution key features. By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. Beginning of the 20th century जो है struggle start हो गया था for independence. उन Britishers से independent होने की जो लड़ाई थी वो चालू हो चुकी थी. During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. जब वो लड़ाई चल रही थी तब हमारे एक प्लानिंग और जो इम्पोजिशन था, इमेजिनिंग थी, वो चीज़ें चालू थी कि कैसे हमारा जो फ्री इंडिया है वो देखे, मतलब इट वुड बी लुक अलाइक. इवन क्योंकि जब ब्रिटिशर्स का राज था ना हमारे यहाँ पे, तब चीज़ें क्या थी, पॉवर्टी बहुत थी, एजुकेशन तो इलिटरेसी हाई लेवल हाई थी एकदम, डेथ रेट बहुत था, जो हमारी एक वेल्थ थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी. क्योंकि जो पॉलिसी थी ना उनकी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो थी ब्रिटिशर्स की, कि वो लोग क्या कर रहे थे, इंडिया से जो रॉ मटेरियल सस्ते में ले जा रहे हैं इंग्लैंड वगैरह में, वहाँ पे तो फिर वो लोग फिनिश्ड गुड्स बना रहे हैं, फिर वहाँ से जब इंडिया में वापस ला रहे हैं तो इतने ज़्यादा हेवी प्राइसेस पे बेच रहे थे कि इंडिया की तो सारी वेल्थ सिर्फ जा रही थी ब्रिटिशर्स के पास ही जा रही थी. हमारी तो जो वेल्थ थी वो कम्प्लीटली ड्रेन होती जा रही थी, ख़त्म होती जा रही थी. अंडर द ब्रिटिशर दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे द रूल्स. फोर्स किया जा रहे थे कि हाँ आपको जो हमने रूल बोला आपको वही फॉलो करना है. दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग. द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट कन्विंस्ड इंडियंस दैट द फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी इन विच everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. फिर ये बात हुई कि जब भी आगे वो आएगी, आपको इंडिपेंडेंस मिलेगी, तो एक वो बनेगा डेमोक्रेटिक स्टेट जहाँ पे आपका राज होगा, वहाँ पे कोई कॉलोनियल सिस्टम नहीं होगा, कोई ब्रिटिशर्स एज सच इन्वॉल्व नहीं होगा. ओके, तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया उनने बनाई है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी. अब ये इतना बड़ी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इज़ नॉट अ सिंपल टास्क. बहुत सारे लोग जो थे इन्वॉल्व हुए थे इसमें. ओके, इतना तो इजी नहीं रहा होगा कि आप इजीली अपना काम कर सकें, मतलब किसी एक जन के लिए कि मैं अकेला कॉन्स्टिट्यूशन बना दूंगा इस पूरी कंट्री का, तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा. तो अराउंड 389 सीट्स थी जिसमें से 290
प्रोविंस की थी और 93 प्रिंसली स्टेट्स की थी। टू 92 सीट्स मतलब 389 सीट्स थी, उसमें से 292 तो प्रोविंस की थी। कैसे मतलब प्रोविंस क्या हो जाता है, जहाँ पे जिस जगह पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल होता है वो प्रोविंस होता है। वहाँ पे तो 292 और प्रिंसली स्टेट्स वो जाते हैं जो स्टेट जहाँ पे अभी भी वो हैं राजाओं का शासन है, प्रिंसली स्टेट वो उन पे थी। इनमें लोगों में बटी हुई थी कि हाँ ये लोग हमारे लिए जो पूरा है हमारे लिए लॉज बनाएंगे। ओके ओके, सीट्स देख लिया हमने कितनी थी उसमें, 389 सीट्स थी। इवन एक और कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन में ये था दैट हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर। ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिशर्स टू इंडियंस पे, यानी कि ब्रिटिशर्स के पास पहले पावर थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे या जो भी पूरी कंट्री को पावर को लेके जो भी पावर है वो सब ब्रिटिशर के पास थी। तो कैबिनेट मिशन में जब बात चल रही थी तब यही चल रही थी कि डिस्कस अबाउट द ट्रांसफर ऑफ पावर, कि ब्रिटिशर्स से जो है पावर को ट्रांसफर करना टू इंडियंस, कि हाँ अब इंडियंस के पास पावर है कि वो जो भी है चीज़ें देखें। और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की गई थी कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा ऑफ आवर फ्यूचर फ्री इंडिया, वो सारी बातें इसमें की गई थी। ठीक है, ओके। This was done by not by one person, by a group of around 300 people. कितनी सीट्स थी? 389 सीट्स थी। Who became a member of the Constituent Assembly in 1946 में मीटिंग हुई थी इस बारे में, met periodically for the next 3 years। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टोटल कितना टाइम लगा? जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के पूरा एक डॉक्यूमेंट रेडी हुआ ना, तब तक पूरा 2 साल 2 years 11 month and 18 days हो चुके थे। तब इतना टाइम लगा है कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में हमारे। 2 years 11 month and 18 days, it took this much of long time। okay, the country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religion, different culture। तो उन सब चीज़ों को, डाइवर्सिटी को एक रखना, उन सब के लिए ऐसा लॉ लाना, ऐसे रूल लाना कि इन सब की जो डाइवर्सिटी है वो भी मेंटेन रहे और किसी की भी रिलीजन, रिचुअल, लैंग्वेज, कल्चर किसी को हार्म ना पहुंचे। ये सारी चीज़ें उन्हें ध्यान में रखनी थी जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। When the constitution being written, India was going through considerable turmoil। कैसे टर्मोइल से गुजर रहा था? हमें कॉन्स्टिट्यूशन तो मिला, उसके साथ साथ हमारा क्या हुआ? पार्टीशन हुआ। पाकिस्तान और इंडिया बट गए। बांग्लादेश भी पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, पाकिस्तान का ही पार्ट था, लेटर ऑन इट बिकेम बांग्लादेश इंडिपेंडेंट कंट्री। ओके, तो ये चीज़ें थी कि उस पार्टीशन के दौरान हमारे काफ़ी सारे लोग, हमारा काफ़ी सारा पैसा, हमारी जो हम बोले कि हमारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह सब चीज़ें डिवाइड हो गई। आधे पाकिस्तान में चला गया, आधा हमारे पास रह गया। तो वो चीज़ें थी। उस पार्टीशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा मैसिव किलिंग हुई थी। हमारे तरफ से भी लोग मरे थे तो उनकी तरफ से भी लोग मरे थे। द पार्टीशन ऑफ कंट्री टू इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज इमिनेंट। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रिमेन्ड अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर। अनडिसाइडेड थे कुछ प्रिंसली स्टेट, अभी भी थे, मतलब उस टाइम पे भी। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन
खराब, पैसा नहीं है, सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है. They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity while preserving national unity. अब उनका ये था कि उसे डॉक्यूमेंट ऐसा लाएं कि डाइवर्सिटी भी मेंटेन रहे और नेशनल यूनिटी भी बनी रहे. ये सारी चीज़ें उन्हें ध्यान में रखनी थी अपने. The final document also reflects their concern for eradicating poverty through social economic reforms. अब उस टाइम पे ऑलरेडी पॉवर्टी सब थी, तो हमें ध्यान रखना था कि इन सब चीज़ों को इरेडिकेट करना है, ख़त्म करना है. बाय चूजिंग क्रूशियल रोल द पीपल कैन प्ले इन द चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव. हम जब रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं फिर वही आके तो ऐसी चीज़ें लाते हैं, स्कीम लाते हैं, सब्सिडी लाते हैं, लॉ लाते हैं, जिससे क्या होता है, पॉवर्टी कम होती है, रिड्यूस होती है, एजुकेशन का लेवल बढ़ता है. वही लोग काम करते हैं. अब देख लेते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं. कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर हमने अभी तक ये देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर क्या क्या है, मतलब क्या टर्मोइल चल रहा था, क्या सीट थी, हमने सब देख लिया. अब हम इसके एक एक फीचर के बारे में बात करते हैं. पहला फीचर है फेडरलिज्म. दिस रिफर्स टू एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री. मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री. ओके पहले तो हमारे पास सिर्फ दो ही थे, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. ऐसा तो कोई तीसरा प्रोविजन था नहीं. लेटर ऑन बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ, कौन से हुए थे, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. जिससे क्या आया था, इससे आया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और इससे आया था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि हमारा पार्ट बने थे लोकल लेवल का. हमारे जो सबसे नीचा स्तर है या हम बोले रूट लेवल पे हमारे फिर गवर्नमेंट आई. उससे पहले से स्टेट में थी और यूनियन में थी. दिस इज व्हाट फेडरलिज्म इज, दैट मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट ओवर द लेवल्स. यूनियन पे है जो पूरी कंट्री का देखती है, पार्लियामेंट हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, हर स्टेट में अपनी अपनी गवर्नमेंट है. लोकल लेवल पे पंचायती राज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है. ठीक है. In India we have government at the state level, center, Panchayati Raj is the third tier of government. The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only person sitting in the capital city New Delhi and making decision for everyone. अब यहाँ 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्यों आई? क्या ये सही रहेगा कि जो न्यू दिल्ली में बैठा है, लोग बैठे हैं, वो किसी गांव के लिए लॉ बना रहे हैं? उन्हें पता है क्या कि उस गांव की क्या नीड है? हमने जब पंचायती राज पढ़ा था तो हमने यही चीज़ देखी थी कि पंचायती राज क्यों आया, बेसिकली क्या चीज़ें थी, क्यों उन्हें पता है वहाँ के लोगों को कि उनके जो सराउंडिंग में जो चीज़ें चल रही है कैसे चल रही हैं, क्या नीड है, क्या क्या रिफॉर्म आने चाहिए तो चीज़ें सही हो जाएंगी. वो चीज़ थी. वही तो चीज़ है कि सेंटर वाला एज एन होल जो ऊपरी हम बोलते हैं ना ड्रॉन व्यू देख सकता है, स्टेट लेवल अपने लेवल पे देख सकता है, तो लोकल जो है पूरा अपने सराउंडिंग अपने आसपास से ज़्यादा क्लियरली देख सकता है उन चीज़ों को. इसलिए जो है 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट आए थे. so that decision could be made for particular area. While each state in India enjoys autonomy in exercising power on certain issues, subjects of national concern require that all of these states follow the laws of the central government. Okay, फिर हमारे शेड्यूल 7 में तीन लिस्ट के बारे में बात की है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट.
यूनियन लिस्ट में जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाएगी, स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स है उस पर स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, कॉन्करेंट पे ये दोनों बनाएंगे। वो चीज़ें थी, हमने ये चीज़ भी पहले हमने पढ़ी हुई है, तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ उसी को। ठीक है, शेड्यूल 7 किस बारे में बात हो रही है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 5 जो हैं टॉपिक्स, 5 जो सब्जेक्ट्स हैं वो ट्रांसफ़र हुए थे। वो चीज़ है आप देखना, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ वो, क्योंकि बहुत डिटेल में हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया है पहले की वीडियो में। ठीक है, और क्या होता है कि जब यूनियन और स्टेट दोनों ने बनाया ना लॉ कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे, तो क्या होता है, किसका प्रिवेल करेगा उसमें, तो यूनियन का प्रिवेल करता है। ओके, ये चीज़ और देख ली हमने। अब देखते कुछ और। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाइज वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम देयर वर्क दैट इज डन, टैक्सेस के फॉर्म में जो उनको टैक्स आता है। पंचायती राज में भी देखा था कि वो भी कलेक्ट करते हैं, स्टेट भी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, सेंटर पे कुछ आता है। ठीक है, अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट मेनली एजेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। ऐसा नहीं है कि वो सेंटर से जो है स्टेट या लोकल गवर्नमेंट सेंटर के अंडर काम कर रही है या उनसे पावर उनकी डिराइव हो रही, नहीं, वो पूरे जो है कंट्रोल में कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। ये आ जाता है कुछ सिस्टम है कि कैसे गवर्नमेंट चलती है। एक तरफ है यूनिटरी सिस्टम, फेडरल सिस्टम जो हमारे यहाँ पे है, एक है कॉन्फेडरेशन। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, नेशनल गवर्नमेंट के अंडर जो है स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, कंसंट्रेटेड पावर, सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, यानी कि जो सेंट्रल अथॉरिटीज नेशनल गवर्नमेंट से जो भी पावर है वो स्टेट को मिलती है, नेशनल सुप्रीम होती है। देन इट इज कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन में उल्टा होता है यूनिटरी का, वहाँ पे स्टेट के अंडर सेंट्रल आती है, यानी पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है स्टेट पे। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, पीपल अथॉरिटी होती है, पीपल मेन होते हैं, क्योंकि हम ही तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करें, अगर हम ही ने नहीं किया फिर तो वो चीज़ है कि पीपल जो है वो हाई लेवल होंगी और वो फिर उधर से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से हमारी पावर डिराइव होंगी स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट की, डिवाइडेड बिटवीन अथॉरिटी विद द पीपल। ओके, फेडरल सिस्टम देख लिया हमने, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रेड अबाउट कंसिस्टिंग। ओके, हमारे पे क्या है, यूनिवर्सल एडेड सफरेज है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि लोग हमारे, हम जिनको अपॉइंट करते हैं, हम जिनको इलेक्ट करते हैं, वो जाके शासन में आते हैं, वो अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, वो लोग रूल करते हैं, लॉज बनाते हैं। आर्टिकल 326। When they were making constitution, the members of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage. कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब उन्हें लग गया था कि हाँ लोग प्रिपेयर हैं, लोग मतलब इतने हैं अब कि अगर हम ये कहें ना कि लोगों में इतनी समझ है कि अब वो उन्हें पता है कि उन्हें किसको अपॉइंट करना है, कैसे अपॉइंट करना है। ठीक है, आई मीन उनमें इतनी मेच्योरिटी लेवल आ गई है कि उन्हें पता है कि हाँ उनके लिए ये वाला जो पर्सन है वो सही रहेगा उन पे रूल करने के लिए, या ये वाला पर्सन जो है वो सही रहेगा, वैसे करके। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि विमेन के पास वोटिंग राइट नहीं है, या जिनके पास प्रॉपर्टी कम है, इनकम कम है, उनके पास वो नहीं होता था, वोटिंग राइट नहीं होते थे, वो सारी चीज़ें। कि उसके बाद ये नहीं हुआ जब हमारे पास यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज आ गया था, हर किसी के पास राइट टू वोट था। दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैड अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव, ऑल्सो एवरी सिटीजन इन ऑफ कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर मतलब बैकग्राउंड के बेसिस पे। फिर ऐसा नहीं होगा, आप इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हैं और आप लड़ भी सकते हैं उसके लिए। ठीक है, अब हमने क्या देख लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं हम इसे, हाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो टाइटुलर हेड है, दैट्स ही इज जस्ट अ टाइटुलर हेड, मेन पावर रिमेन्स विद द पार्लियामेंट।
ऑल द पावर रिमेन्स विद द पार्लियामेंट। कुछ कंट्रीज में तो ये होता है लेकिन कि वहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम पावर होती है, लेकिन हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ स्टेट सिस्टम है जहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम पावर लाई करती है पार्लियामेंट के पास। प्रेसिडेंट को जो भी काम करना है, ही वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जस्ट। ठीक है, अब ओके एक और चीज़ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को लेके ही कि पहले क्या होता था ना, 21 ईयर्स थी एज। आफ्टर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 इसको रिड्यूस किया गया टू 18 ईयर्स, यानी कि पहले तो हमारे यहाँ पे होते थे 21 साल, आफ्टर दिस अमेंडमेंट उसको 18 साल किया गया। थर्ड पॉइंट इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स। फेडरलिज्म इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है पावर स्टेट और सेंटर में। अब हम देख रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि क्या हो जाता है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीन के बीच में जो है पावर का सेपरेशन है। ये तीनों जो है ना हमारी कंट्री को वर्क करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट है। लेजिस्लेचर क्या करता है, दे मेक लॉज, लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया और एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, उसे इम्प्लीमेंट करेगा, उन लॉज को इम्प्लीमेंट करेगा। ओके जुडिशरी क्या करेगा, चेक रखेगा इन दोनों के वर्क पे कि ये दोनों जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये काम रहेगा जुडिशरी का। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसे इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशरी वर्क इज टू कीप अ चेक, keep an eye on the work of legislature and executive that they are working according to our constitution or not, keeping our constitution as supreme or not. It's what the work of judiciary is. उन्हें ये चीज़ मेंटेन रखनी है कि जो लेजिस्लेचर जो भी लॉ ला रहा है उससे हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट अब्रिज ना हो रहा हो, या गलत तरीके से कोई मिनिस्टर या पीएम वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज़ ना कर रहा हो, वो चीज़। ओके ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, पार्लियामेंट मेनली इज ऑफ लेजिस्लेचर। हम बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल जो रिस्पॉन्सिबल होता है इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। जुडिशरी का क्या काम होता है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑल द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स फिर आ जाते हैं। प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द पावर बाय एनी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट these organs should exercise different powers. Through this, each organ act as a check on the other organs government and this ensures the balance of power. ये तीन चीज़ क्यों बनाई हमने, लेजिस्लेचर कोई लॉ ला रहा है तो फिर एग्जीक्यूटिव उस पर चेक रखेगा कि इसने कोई गलत तो नहीं लाया, एग्जीक्यूटिव ने एग्जीक्यूट कर दिया, फिर जुडिशरी देखता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें आए, बैलेंस रखने के लिए, चेक रखने के लिए कि तीनों में से कोई भी कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है। वैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन से तीनों की पावर डिराइव हो रही है। लेजिस्लेचर में कौन आ रहा है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। ऑल्दो वो इसमें भी बताया है कि लेजिस्लेटिव में ये आते हैं, बट पार्लियामेंट का हमारा पार्ट प्रेसिडेंट भी होते हैं। ये चीज़ मतलब मैं पार्लियामेंट ऐसे सेपरेट बताऊँ तो लेजिस्लेटिव में तो सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा आते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में हमारे आ जाते हैं प्रेसिडेंट, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है उनके असेंट के बिना कोई भी बिल एक्ट नहीं बनता है। जुडिशरी में आ गई सुप्रीम कोर्ट। Now the fourth one is the fundamental rights. The section of the fundamental right referred concerns of the Indian Constitution. Part 3 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के
अभी मैं इसको डिटेल में और बता देती हूँ, हर एक आर्टिकल को लेके बता देते हैं. Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds that the nationalists, and they wanted to ensure that the a set of written rules rights would guard against the misuse of the state power. यही कि लोगों को अपने स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दिमाग में रखे, कोई भी मिसयूज ना करे अपने पावर का. रूल्स वूल्स जो भी बनाए वो इन फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए बनाए. ठीक है. फंडामेंटल राइट देयरफॉर प्रोटेक्ट द सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्री एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय स्टेट. इन चीज़ों को ध्यान में रखता है. कॉन्स्टिट्यूशन does guarantees the right of individual against the state as well as the individual. Moreover, the various minority community has expressed the need for constitution. Dr. B.R. Ambedkar has said that about these fundamental rights, their objective is twofold. इनने दो ऑब्जेक्टिव बताए हैं. पहला है कि टू क्लेम सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स. हर सिटीजन को उसके बारे में पता होना चाहिए, उसको बेसिक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की हेल्प मिले कि अगर नहीं मिल रहा है उन्हें राइट तो उस पर जाके केस कर सकें. सेकेंडली, दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट गॉट द पावर टू मेक लॉज. बाइंडिंग होने चाहिए हर अथॉरिटी पे जो भी लॉज बनाते हैं, कि वो ऐसा लॉ ना लाए जिस वजह से कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट या बेसिक राइट हमारा हट जाए. ओके, these are our fundamental rights category. Okay, article 14 से 30 Article 12 to 35 part 3 talks about fundamental right of our constitution. Right to equality, article 14 to 18. राइट टू इक्वालिटी क्यों? क्योंकि हर किसी के बीच में इक्वालिटी है, हर कोई इक्वल रहे, किसी को भी किसी मतलब जेंडर के बेसिस पे या उसके कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ, उनके बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो. तो इसमें ये बताया गया. आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. 15 बात करता है किसी भी बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते. 16 बात करता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते एज वेल एज हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट की. 17 बात करता है हमारा अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. पहले काफ़ी टाइम चलता था ये चीज़. आर्टिकल 18 इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. इसको और डिटेल में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बेसिक आप देख लीजिए. राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22. आर्टिकल 19 में ही आपको 6 फ्रीडम बताए गए हैं. राइट टू एक्सप्रेस स्पीच, टू असेंबल, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि आपके पास फ्रीडम है कि आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकें, आप अपने सब चीज़ें जो है आपके पास फ्रीडम है अपने पॉइंट्स, अपने ओपिनियन को प्रेजेंट करने का. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24. इसमें बता रहा है कि पहले के टाइम में जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती थी, जो चाइल्ड लेबर का जो प्रैक्टिस थी बहुत ज़्यादा थी. उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लाए थे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28. 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है कि आपके पास फ्रीडम है कि आप अपने रिलीजन को प्रपोगेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंसाइंस कर सकते हैं. उसके बारे में बताया गया आर्टिकल 25 टू 28. कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज इट इज़ अबाउट. आर्टिकल 29 एंड 30. इट इज़ फॉर माइनॉरिटीज़ कि वो अपने कल्चर को, एजुकेशन राइट्स को ले सकें, प्रिजर्व कर सकें. राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, आर्टिकल 32. सुप्रीम कोर्ट के पास अगर हमें कोई किसी भी तरीके का कोई फंडामेंटल राइट एंजॉय करने को नहीं मिल रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंडर और जो रिट्स है वो इशू करवा सकते हैं. ठीक है. आर्टिकल 226 के थ्रू हम ऐसे ही हाई कोर्ट में जा सकते हैं. आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो आर्टिकल 226 के थ्रू हम जा सकते हैं हाई कोर्ट. ओके. एक और राइट हुआ करता था हमारे आर्टिकल 19 में, आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी का, राइट टू प्रॉपर्टी का, उसको कर दिया गया डिलीट.
बाय 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इस राइट को क्यों डिलीट किया गया? इसको यूँ डिलीट किया गया क्योंकि जब लॉज बन रहे थे ना तब ये चीज़ थी कि बहुत ज़्यादा लोग, कुछ फार्मर्स के पास, जब लैंड रिफॉर्म आए थे तब क्या हुआ, कुछ फार्मर्स के पास तो बहुत लैंड है, अमाउंट ऑफ लैंड है, और कुछ स्मॉल या लैंडलेस फार्मर्स थे, उनके पास लैंड ही नहीं थी। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन करना था हमें इक्वली, तब ये राइट टू प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बीच में आ रहा था कि लोग बोल रहे थे हमारा ये अधिकार है, आप हमारी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते हमसे, आप ये लैंड रिफॉर्म नहीं ला सकते। उस वजह से इसको डिलीट कर दिया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और फिर इसको लीगल राइट बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A के थ्रू। ठीक है, ये 5 रिट्स हैं जो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से इशू करवा सकते हैं। फर्स्ट इज हेबियस कॉर्पस, सेकंड मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चरी, क्वा वारंटो। इसके बारे में हम डिटेल में, हम जब जुडिशरी देखेंगे तब हम पढ़ लेंगे। In addition to the fundamental rights, the Constitution also has a section called Directive Principles. DPSP कौन से पार्ट में? पार्ट 4 में है, आर्टिकल 39 से बात करता है वो 51 तक की, जिसमें हमने देखा था कि क्या होता था कि जो भी स्टेट लॉ बना रहा है, 36 to 51 तक में बात करता है DPSP, और इसमें क्या करना होता था कि स्टेट जो भी लॉ बना रहा है उसको ध्यान में रखना होगा, उन DPSP को, उन पॉइंट्स को, ऑल्दो देयर इन नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। मतलब वो ऐसा नहीं है कि आपको लगाना ही है या हमारे पास राइट है कि अगर हम इंजॉय करने को मिल रहा तो हम कोर्ट चले जाए, दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, बट ऐसा है कि गवर्नमेंट को उसको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये चीज़ें देख ली। ओके, एक और चीज़ हमने देख लिया, फंडामेंटल राइट, DPSP, एक और होता है फंडामेंटल ड्यूटी। Although this was not in our original constitution, but later on it was included by 42nd Constitution Amendment Act on the recommendation of Swaran Singh Committee. स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन पार्ट 4A, आर्टिकल 51A। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिसमें बताई गई है हमारी बेसिक ड्यूटी कि हमें क्या हमारी कंट्री के लिए करना है। ठीक, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द सेक्युलरिज्म। A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. कोई official religion नहीं होगा उस country का, हर religion को वो equally treat करेंगे। The Constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representative that we elect to rule us. Even हम यही बोलते हैं कि हम हर citizen को जो है रिलीजन फॉलो कर रहा है उनको राइट मिले, कोई उसमें इंटरफेयर ना करे उनके रिचुअल में, उनके प्रैक्टिस में। इवन जो पॉलिटिकल पार्टी आ रही है ना वो डिफरेंट, अलग रहे रिलीजन से, इसमें इंटरफेरेंस ना हो किसी भी तरीके का। ओके, द स्टेट ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट्स अ सोवरेन पीपल हु ऑक्यूपाई डेफिनेट टेरिटरी। वी कैन स्पीक इंडियन स्टेट, द नेपाली स्टेट। ओके, ठीक है, सेक्युलरिज्म बात मतलब का यही होता है कि जो गवर्नमेंट है वो अलग रहेगी फ्रॉम रिलीजन, देयर विल बी नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन सम रिलीजन। इसके बारे में बहुत डिटेल में एक पूरा चैप्टर है इसके बाद, तो अब वो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे सेक्युलरिज्म के बारे में। ठीक है, तो फीचर हमने देख लिए सारे, क्या क्या फीचर थे? फेडरलिज्म, दूसरा क्या था? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटी, सेक्युलरिज्म हमने सब देख लिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है? इट्स रिटन और इट्स अनरिटन? इट्स रिटन।
व्हाट्स रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जहाँ पे एक सिंगल डॉक्यूमेंट में सब चीज़ें रिटन हैं, इजी टू कोडिफाइड है, ठीक है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट में। अनरिटन डॉक्यूमेंट होता लिखा हुआ ही है, बट ऐसे एक सिंगल डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ नहीं होता, इसमें काफ़ी सारे अलग अलग जगह लिखा होता है, वो चीज़ आती है अनरिटन। हमारा क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे लॉज, सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशन सब लिखा हुआ है, इजी टू कोडिफाइड, इजी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ये चीज़ें जब आती हैं तब आता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिटन है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि एक मिनट, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है जब हमारा बना था ना, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। प्रेजेंटली इट इज 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल। 100 ऑफ अमेंडमेंट्स हुए हैं हमारे यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है इतना डिफरेंस तो आएगा ही। पहले 395 थे, 448 है, पार्ट 22 थे, अब 25 पार्ट्स हैं, 8 शेड्यूल थे और अब 12 शेड्यूल है, ठीक है, ये चीज़ें भी हो गई। अब हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स एक बार और पूरे लिस्ट में लिख के हम देख लेते हैं। पहला क्या था? FR, फंडामेंटल राइट। DPSP है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है उसे। हमने देखे कितने आर्टिकल, कितने पार्ट हैं उसके, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है तो रिजिडिटी भी है। आप हमारे यहाँ पे किसी भी आर्टिकल को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन इतना इजीली भी नहीं कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी तो है लेकिन रिजिडिटी भी है कि इजीली कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज ना हो जाए जिस वजह से। इमरजेंसी का प्रोविजन है। 3 तरह की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल जिसे कहते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसका प्रोविजन है हमारे यहाँ पे। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। फिर रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट है, जजेस हैं, जुडिशरी का है। और जुडिशरी कैसी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ओके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पे। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, आर्टिकल 326। ओके, ये कुछ राइट्स हो गए, फीचर्स हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ये चैप्टर यहीं एंड होता है। हमने सब देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नीड है, क्या फीचर्स हैं, कैसे आया, सब डिस्कस कर लिया हमने अच्छे से। आगे की चीज़ें और हम लोग के कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना इन डीप इन डिटेल हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप सो आई वाज क्लियर विद माय एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।